अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सर मोहम्मद हमजा हेयर फ्रॉम अकाउंटिंग। तो आज हम जून 2015 के पेपर 43 से पेपर 4 वेरिएंट 3 से हम क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट करेंगे। एंड दिस क्वेश्चन इज अ गुड एग्जांपल ऑफ रिवर्स टेस्टिंग इन A2। तो A2 में अगर एग्जामिनर स्टूडेंट्स को टफ टाइम देना चाहता है तो या तो क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाएगा, या वो ये कर सकता है कि यूजुअली जो चीज़ हमें क्वेश्चन में करनी होती है वो ऑलरेडी वो आपको प्रिपेयर करके दे देगा, और उसके बेसिस में एक्सपेक्ट करेगा कि आप दूसरे कैलकुलेशंस करें या दूसरे स्टेटमेंट्स बनाएं। तो एग्जामिनर रिवर्स में देके स्टूडेंट्स को ट्रैप करने की कोशिश करता है। तो इस क्वेश्चन से हमें अच्छी तरह उस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। द डायरेक्टर्स ऑफ प्लांटन पीएलसी हैव प्रोड्यूस्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 1 अप्रैल 2014। अब ये ईयर बिगनिंग की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, ईयर एंड की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, ये अभी हमें आगे पता चल जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा ईयर एंड हो रहा है मार्च 2015 में। और यहाँ से भी क्लियर ना हो रहा हो तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स देख लिया करें, उससे क्लियर हो जाएगा। ज़्यादातर इस पे स्टेटमेंट्स हमें 31 मार्च 2015 के लिए बनाने। तो इट मीन्स ये ईयर बिगनिंग की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। नॉन करंट एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग्स, प्लांट एंड इक्विपमेंट, कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, नेट बुक वैल्यू। अब जब नॉन करंट एसेट की ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड करता है तो यूजुअली नॉन करंट एसेट से डील करना लेस डिफिकल्ट होता है। तो ये स्टूडेंट के अपने बेनिफिट में कि वो अगर ज़्यादा डिटेल दे रहे हैं नॉन करंट एसेट्स की, अगर वो सिर्फ नेट बुक वैल्यूज़ दे देता है तो स्टूडेंट को फिर एग्जाम में थोड़ी ट्रिकी कैलकुलेशंस भी देता है। इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट गुडविल भी है इसमें। अब लिमिटेड कंपनी हर टाइप की गुडविल रिकॉर्ड नहीं कर सकती, यूजुअली वो सिर्फ परचेज गुडविल रिकॉर्ड कर सकती है एज पर IS 38। तो दिस इज प्रोबेबली द परचेज गुडविल। इन्वेंट्री इज ट्रेड रिसीवेबल्स। ऑर्डनरी शेयर कैपिटल $1 शेयर्स। ये उसने आपके लिए थोड़ा आसान कर दिया कि पार वैल्यू उसने 1 रखी है। तो ईयर बिगनिंग में अगर वैल्यू ऑफ शेयर्स 100,000 है तो नंबर ऑफ शेयर्स भी 100,000 हो गया, बिकॉज 100,000 डिवाइड बाई 1 विल बी इक्वल टू 100,000। नॉन रिडीमेबल $1 प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन अर्निंग्स। अच्छा, अब एक बात क्लियर कर ली थी कि फ्रॉम 2023 प्रेफरेंस शेयर्स विल नॉट बी टेस्टेड इन AS and A2 अकाउंटिंग, अगर आप लोग सिलेबस देख ले तो। लेकिन क्योंकि सर्टेन क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए बहुत यूजफुल है, और ये बहुत यूजफुल क्वेश्चंस है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स, तो इसलिए क्वेश्चंस को हम जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ओमिट नहीं कर सकते। और प्रेफरेंस शेयर्स इट्सेल्फ इतने कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, तो अगर क्वेश्चन के बीच में आ भी रहे प्रेफरेंस शेयर्स तो ऐसा कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, वरना आप स्ट्रेट अवे प्रेफरेंस शेयर्स को इग्नोर कर सकते हैं। रिटेन अर्निंग्स, 5% डिबेंचर्स, ट्रेड एंड अदर पेबल्स, टैक्सेशन, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो हमने पहले ओपनिंग SOFP देख ली। करंट ईयर का इनकम स्टेटमेंट का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ पूरा नहीं है। अच्छा, ये क्या हो रहा है? अब यूजुअली जब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का क्वेश्चन होता है तो चाहे वो इजी क्वेश्चन हो, चाहे नॉर्मल क्वेश्चन हो, चाहे डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज तो हमें प्रिपेयर करनी होती है। लेकिन ये क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज तो उसने ऑलरेडी बना के दे दिया हमें। तो एग्जामिनर को इन द फर्स्ट प्लेस क्वेश्चन सेट करने की जरूरत क्या थी अगर उसे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज पूरी खुद ही बना के देनी थी? तो एक्चुअली ये रिवर्स टेस्टिंग है। अब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के बेसिस में और अदर इन्फॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन, examiner is expecting the candidates or students to prepare other statements or different financial statements। तो इसलिए उसने आपको ऑलरेडी प्रिपेयर करके दे दिया है। जैसे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के क्वेश्चन में नॉर्मली ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस दी हुई होती है, कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी होती है, उसको यूज करके हमें स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाना होता है। तो इस बार स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज ऑलरेडी गिवन है, उसको यूज करके दूसरे स्टेटमेंट्स या दूसरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाएंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज देख लेते हैं। प्रॉफिट फ्रॉम डेप्रिसिएशन, इम्पेयरमेंट।
अब इम्पेयरमेंट नेटबुक वैल्यू में से डिडक्ट होती है नॉन करंट एसेट की। अब इम्पेयरमेंट की जिसको डिटेल में समझना है, उसका कॉन्सेप्ट और उसके डील कैसे किया जाता है और इम्पेयरमेंट कैलकुलेट कैसे की जाती है, तो मेरे आईएस की प्लेलिस्ट देख सकता है। इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, बट इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, क्योंकि एस्टिमेटेड नॉन कैश एक्सपेंस होता है जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन। इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। अब इसमें अब देखें, अगर ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखें तो गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल किसी नॉन करंट एसेट का नहीं है। और अगर आप लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज देखें तो उसमें कोई प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल या अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट एसेट नहीं दिया हुआ। इट मीन्स नो डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट। या तो वो खुद बता देते या हमें इस तरह अंडरस्टैंड करना होता है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन से परेशान होने की जरूरत नहीं, इट इज सिंपली अ रीपेमेंट। तो हेयर रिडेम्पशन मीन्स दैट वी आर रीपेइंग सम डिबेंचर्स। प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स इशू हो रहे। प्रोसीड्स ऑफ इशू 50,000 ऑर्डिनरी शेयर्स, डिविडेंड पेड प्रेफरेंस। अब अभी हमने ऊपर देखा था कि एक शेयर ऑर्डर पार वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज $1 इन केस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। तो अगर मैंने ये शेयर्स पार वैल्यू पे इशू किए होते तो 50,000 शेयर से 50,000 का ही फाइनेंस रेज होना चाहिए था। बट हेयर वी कैन सी दैट वी आर इशूइंग 50,000 शेयर्स बट कंपनी इज रेजिंग द फाइनेंस ऑफ 80,000। इट मीन्स शेयर्स आर बीइंग इशूड एट प्रीमियम। डिक्रीजिंग कैश कैश इक्विवेलेंट है कैश ओपनिंग कैश, तो ये एट द ईयर एंड ओवरड्राफ्ट है। So let's have a look at the first requirement. Prepare an extract from the statement of changes in equity for the year ended 31st March 2015 showing the retained earnings column. अब हमें इसमें पूरी एसोसिएट नहीं करनी, सिर्फ रिटेन अर्निंग का कॉलम करना है। और वैसे इसमें पूरा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी प्रिपेयर किया जा सकता है क्योंकि इसमें मोर देन इनफ इन्फॉर्मेशन गिवन है। लेकिन क्योंकि आगे अभी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे ज़्यादा फोकस करना है, इसलिए वैसे जो उसने कहा है कि रिटेन अर्निंग कॉलम बनाना है, मैं भी सिर्फ उसी पे फोकस करूंगा। मार्च 2019 पे भी ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आए जिस पे पूरी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज प्रिपेयर्ड है और अदर इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, और उसके बेसिस पे कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी स्टूडेंट को प्रिपेयर करनी है। तो वो मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि मार्च 2019 के भी ऐसे सिमिलर क्वेश्चन पे मैं वीडियो बनाऊं। और अब ऑब्वियसली इसको मैं अलग से व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करूंगा क्वेश्चन को। तो जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और साथ साथ जो स्टूडेंट क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को देखना चाहता है कि सर कैसे कौन सी इन्फॉर्मेशन और कैसे यूज़ कर रहे हैं, तो क्वेश्चन पेपर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। तो ओपनिंग बैलेंस आपका ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में गिवन है विच इज 110,000। फिर इसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर एडजस्ट होता है तो हम उसको ले लेते हैं, वो इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट में गिवन है। एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 52,000। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड पे हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो हम अपने प्रॉफिट से देते हैं। प्रॉफिट्स आर पार्कड इन द रिटेन अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। तो ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया इसको भी हम एडजस्ट कर देते हैं 4,000। बाकी ना उसमें कोई बोनस इशू का प्रॉब्लम है, ना कोई ट्रांसपोर्ट जेंडर रिजर्व एक्सेट्रा हो रहा है। होता तो वो बताता, क्योंकि हमने पहले सारी इन्फॉर्मेशन एनालाइज की, अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस एट तो 110 प्लस 52 माइनस 4। तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है रिटेन अर्निंग्स का 158,000। और जब आगे एस पे बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे, तो वहाँ यूज़ कर लेंगे, हमें दोबारा कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। दैट्स द बेनिफिट। नाउ लेट्स सी व्हाट पार्ट बी इज। Prepare the property, plant and equipment section of the non-current assets notes to the statement of financial position. तो ये शेड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट है और यूजुअली ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के साथ आता है। जून 2021 में ये स्टैंड अलोन आया था।
और मार्च 2019 में भी ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन आया, उसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अलावा वो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज हमें शेड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट बनाना है। तो ये जो ऊपर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज गिवन है और दूसरी इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसको यूज करके हम ये शेड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट बनाएंगे। शेड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट का प्लान है कि अलग से डिटेल्ड वीडियोस बनाऊं, और जो जून 2021 में डिटेल क्वेश्चन इस पर आया था उसकी अलग से वीडियो प्रिपेयर करूं मैं। लेकिन अभी आप लोग इस तरह समझ लें कि एएस में आप लोग जो नॉन करंट एसेट को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के टी अकाउंट्स बनाते थे, तो ये समझ लें शेड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट में वही कॉस्ट और डेप्रिसिएशन के सेक्शन स्टेटमेंट फॉर्म में बनते हैं, और ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को बनाने होते हैं और नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करने होते हैं पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो ये बहुत ईजी है, इट्स ईजियर देन प्रिपेयरिंग टी अकाउंट्स, और इस क्वेश्चन में काफ़ी इन्फॉर्मेशन गिवन भी है, तो ये आराम से बन जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, शेड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट्स में सिर्फ जो टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स है वो आते हैं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से इनटेंजिबल एसेट्स जो है वो शेड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट्स का पार्ट नहीं होंगे। तो उसमें हमारे दो टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग्स, प्लांट एंड इक्विपमेंट, टोटल कॉलम भी बनता है इसमें, जस्ट लाइक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो हियर वी आर डन विद द मार्जिन। सबसे पहले इसमें कॉस्ट का सेक्शन बनता है, तो एएस में जब नॉन करंट एसेट का कॉस्ट का अकाउंट बनाते थे वो काम ये स्टेटमेंट फॉर्म में होगा। जो परचेजेस है उसको एडिशंस लिखना है, डिस्पोजल्स, और हमारा आ जाएगा हमें कॉस्ट के ओपनिंग बैलेंसेस चाहिए, तो वो हमें ईयर ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में गिवन है 260,000, 152,000, 260 प्लस 152, दैट मेक्स 412। अब एडिशन हम कहाँ से देखेंगे? तो अगर आप लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज गौर से देखी हो, तो उसमें देखिए परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स दिया हुआ है, तो नॉन करंट एसेट्स जो एडिशनल परचेज करते ड्यूरिंग द ईयर वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में मिल जाते। तो ये हमने एडिशंस किए, बिल्डिंग्स में प्लांट एंड इक्विपमेंट में दोनों में सेम अमाउंट के एडिशंस किए, तो उसको हम ले लेंगे यहाँ 80,000, 80,000, टोटल विल बी 160,000। डिस्पोजल्स की ऑलरेडी बात कर ली थी कि कोई डिस्पोजल्स नहीं है,
हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाएंगे कॉस्ट के 260 प्लस 80 340,000 152 प्लस 80 दैट मेक्स 232,000 और टोटल कॉलम में 412 प्लस 160 को ऐड कर दें तो 572 आएगा या 340 प्लस 232 को ऐड करें सो दैट विल ऑल्सो मेक 572,000 तो मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ 572 है एक्चुअली डेप्रिसिएशन के भी ओपनिंग बैलेंसेस आएंगे अब ओपनिंग बैलेंसेस चाहिए हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की तो वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में गिवन है 90,000 87,000 90 plus 87 that makes 177,000 चार्ज फॉर द ईयर डिस्पोजल्स है नहीं तो हम लेंगे नहीं क्योंकि नॉन करेंट एसेट को डिस्पोज ऑफ नहीं हो रहा चले फिर भी मैं डिस्पोजल्स मेंशन कर देता हूँ इसके बाद हमारा आराम से आ जाता है बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा बैलेंस एट 31 मार्च 2015 अब चार्ज फॉर द ईयर कहाँ से मिलेंगे तो चार्ज फॉर द ईयर एक साल का डेप्रिसिएशन होता है तो वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में जो चार्ज फॉर द ईयर है वो हम एज नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं या कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऐड हो रहे होते हैं अब अगर ये समझने के क्यों ऐड हो रहे होते तो उसके लिए मैंने लेक्चर वीडियो बनाई थी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज पे आप लोग उसे रिविजिट कर सकते हैं जाके 28 प्लस 33 28,000 बिल्डिंग 33 तो इस पर 28,000 की है प्लांट एंड इक्विपमेंट में 33,000 की है दैट मेक 61 डिस्पोजल्स कुछ है ही नहीं डायरेक्ट बैलेंस सीडी आएगा 90 प्लस 28 दैट मेक्स 118,000 87 प्लस 33 दैट मेक्स 120,000 118 plus 120 that makes 238,000 अब लास्ट टास्क ये होता है कि अब अगर हम कॉस्ट का क्लोजिंग बैलेंस माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्लोजिंग बैलेंस करें तो नेट बुक वैल्यू आ जाएगी तो वो हमें कैलकुलेट करनी होती है तो अब ये हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस्ट इज 340 एंड द क्लोजिंग बैलेंस इज ऑफ डेप्रिसिएशन इज 118 नेट बुक वैल्यू इज 222,000 Now we are going to do same for plant and equipment 232 is the year end closing cost and the accumulated depreciation is 120 so the net book value at the year end is 112,000
334,000। अब हमें एक और काम भी करना होता है लास्ट में। अब जो ईयर बिगनिंग की नेटबुक वैल्यूज है उन्हें स्ट्रेट अवे आपको कॉपी पेस्ट करना है। तो वो अगर आप ईयर बिगनिंग का स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखें, उसमें ईयर बिगनिंग की नेटबुक वैल्यूज गिवन है, तो उन्हें आप स्ट्रेट अवे कॉपी कर दें। 170,000, 65,000, 170 प्लस 65, दैट मेक्स 235,000। तो दैट्स हाउ स्टेटमेंट ऑफ शेड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट्स इज प्रिपेयर्ड। कैश फ्लो स्टेटमेंट को किस तरह यूज किया, ये भी आप लोग को आई होप सो क्लियर हो गया होगा। नाउ इज द रियल चैलेंज टू डील विद। जिसका फिर एग्जामिनर की तरफ से रिवॉर्ड भी सबसे ज्यादा है। प्रिपेयर प्लांटिन पीएलसी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 मार्च 2015। कंपैरेटिव्स आर नॉट रिक्वायर्ड। तो अब हमें ये जो सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है इसको यूज करके ईयर एंड का स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना है, जो कि यूजुअली स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में दिया हुआ होता था। इस बार वो प्रिपेयर करना है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता था वो ऑलरेडी गिवन है। तो इसके लिए पहले हमें कुछ वर्किंग्स करनी होंगी, उसके बाद ही हम कर पाएंगे। अब ऑब्वियसली जो हमने पार्ट या पार्ट बी में किया है वो हमें काम आ जाएगा एक हद तक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन करने में, लेकिन स्टिल वी विल हैव टू कैलकुलेट फ्यू फिगर्स बाय आवरसेल्व्स इफ वी वांट टू कंप्लीट पार्ट सी। तो अब देखें ईयर बिगनिंग की इन्वेंट्री दी हुई है। अब ऑब्वियसली ईयर एंड की एसएफपी बनानी, तो ईयर एंड का मुझे इन्वेंट्री की वैल्यू चाहिए। तो ये ईयर बिगनिंग की इन्वेंट्री है, और यहाँ आप लोग देख सकते हैं ड्यूरिंग देयर इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री एक्चुअली इसमें ईजी है कैलकुलेट करना। तो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो 45,000 है, और ड्यूरिंग देयर इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है 30,000 से। तो द वैल्यू विल बी 75,000। तो इस तरह आप सर्टेन एसेट्स और करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपको डायरेक्ट समझ नहीं आ रहा तो आप लोग इसे ऑल्टरनेटिव मेथड से भी समझ सकते हैं। अब ये इंक्रीज इन इन्वेंट्री किस तरह आएगा। अब अगर आप लोग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के क्वेश्चन रिकॉल करें, तो वहाँ क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग और ओपनिंग के डिफरेंस से ये इंक्रीज और डिक्रीज निकालते थे कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए। तो ये 30,000 इस तरह आया होगा, इंक्रीज है, इट मीन्स क्लोजिंग ज़्यादा था ओपनिंग से। तो क्लोजिंग माइनस द ओपनिंग विच इज 45,000। अब देखिए क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है, तो 30,000 प्लस 45,000 हो जाएगा, विच विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री 75,000। तो डायरेक्ट समझ आ रहे तो बहुत अच्छा, वरना आप लोग इसे इस तरह भी अंडरस्टैंड कर सकते हो, उस तरह भी कैलकुलेशंस अपनी कर सकते हैं। इसी तरह ट्रेड रिसीबल्स, अब ट्रेड रिसीबल्स ओपनिंग है 56,000, and during that trade receivables have also increased by 40,000। तो ये इंक्रीज ऐड हो जाएगा, ट्रेड रिसीबल की वैल्यू आ जाएगी 96,000। ट्रेड पेबल ड्यूरिंग देयर इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसका भी क्लोजिंग आ जाएगा। ट्रेड रिसीबल्स का ओपनिंग है, अगर आप लोग एसएफपी देखें तो 24,000, और ट्रेड पेबल्स की इंक्रीज है 30,000 की, तो 54,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्लोजिंग बैलेंस चाहिए होता है, तो उसके लिए तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का जो फाइनल आंसर है वही सोल्यूशन है। तो ये करंट लाइबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाएगा। तो हमने सर्टेन करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। अब इंटरेस्ट और टैक्स पेड के लिए पॉसिबल है कि उसका कोई ईयर एंड में एक्रूवल हो। तो देखिए हमें ओपनिंग बैलेंस गिवन है
टैक्सेशन का, फाइनेंस कॉस्ट का ओपनिंग बैलेंस नहीं है, इसका ओपनिंग एक्रूवल कोई था नहीं। इंटरेस्ट और टैक्स के इनकम स्टेटमेंट के चार्ज फॉर द ईयर दिए हुए, फाइनेंस कॉस्ट एंड टैक्सेशन, और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में इंटरेस्ट और टैक्स पेड की फिगर्स दी हुई है। तो अगर हम इंटरेस्ट और टैक्स के रफ टी अकाउंट्स प्रिपेयर कर ले एक्सपेंस के, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक्रूड या एक्रूड कोई ईयर एंड का क्लोजिंग बैलेंस है तो नहीं, नहीं है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, होगा तो हमें उसे अकॉर्डिंगली अपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लेना होगा। तो उसके लिए हम थोड़ी वर्किंग करेंगे। पहले क्योंकि टैक्स का दिया हुआ है तो हम पहले टैक्स अकाउंट बना लेते हैं। और वर्किंग के लिए हम बना रहे हैं तो हम इसे रफ बनाएंगे। अब टैक्सेशन का जो ओपनिंग एक्रूवल है वो 40,000 है, जो उसका इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट से चार्ज फॉर द ईयर है वो 15,000 है। और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज अगर हम देखें तो इसकी पेमेंट दी हुई है वहाँ, तो द टैक्स पेड इज 40,000। तो अगर आप क्रेडिट अगर टोटल करें तो 55,000 बनेगा, उस पर से हम 40,000 काटे तो यहाँ बैलेंस बचेगा। तो 55 माइनस, तो 40 प्लस 15 माइनस 40, 15,000 का क्लोजिंग बैलेंस बचेगा। और ये एक्रूड है, क्योंकि एक्रूड एक्सपेंस जो है वो लाइबिलिटी होता है, तो उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में होता है, क्लोजिंग बैलेंस अपोजिट साइड में होता है, तो ये बैलेंस शीट अपोजिट साइड में आ रहा है, इट मीन्स ये एक्रूड एक्सपेंस है टैक्स का। हाँ, अब फाइनेंस कॉस्ट के लिए आप लोग हैरानी होगी कि आप लोग को टी अकाउंट बनाने की नीड ही नहीं है, क्योंकि देखिए आपका जो एक्सपेंस ड्यू है, चार्ज फॉर जो फाइनेंस एक्सपेंस है फॉर द ईयर वो 12,000 का है, और जितना आपको पूरे साल का एक्सपेंस बनता है ड्यू है, वो हम कंपनी ने पूरा पे कर दिया, तो इट मीन्स नो एक्रूड एक्सपेंस फॉर इंटरेस्ट, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इक्विटी सेक्शन के रिटेन अर्निंग हम क्लोजिंग बैलेंस ऑलरेडी पार्ट में कैलकुलेट कर चुके हैं। अच्छा, अब डिबेंचर्स का ओपनिंग बैलेंस है, एंड ड्यूरिंग द ईयर कंपनी इज रीपेइंग डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स का क्लोजिंग बैलेंस निकालना आसान है, ओपनिंग बैलेंस था डिबेंचर्स का 100,000, एंड ड्यूरिंग देयर कंपनी 50,000 के डिबेंचर्स पे करिए, इट मीन्स आवर लाइबिलिटी विल डिक्रीज। तो हम ये माइनस कर देंगे, अपडेटेड बैलेंस आ जाएगा। प्रेफरेंस शेयर से डील करना इट्स इजियर देन ऑर्डनरी शेयर्स, तो हम प्रेफरेंस शेयर्स को कर लेते हैं। कंपनी ने ड्यूरिंग देयर प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए, और प्रेफरेंस शेयर्स का ओपनिंग बैलेंस 80,000 है, क्लोजिंग 20 है। का ओपनिंग बैलेंस है प्रेफरेंस शेयर्स का 80,000, और ड्यूरिंग देयर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए 20,000 के।
तो 100,000 इसका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर्स का। अब ऑर्डनरी शेयर्स थोड़ा सा डिमांडिंग होता है ज़्यादा। ये हम बात कर चुके हैं कि शेयर्स प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं। तो एक तो मैं ऑर्डनरी शेयर कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस निकालूंगा। ऑर्डनरी तो अगर हम कोई नए शेयर्स इशू करें ड्यूरिंग द ईयर, तो आप लोग को कंपनी अकाउंट से आइडिया होना चाहिए कि उस पर सिर्फ पार वैल्यू क्रेडिट की जाएगी न्यू शेयर्स की। और वेयर जो नए शेयर्स के इशू करने में प्रीमियम है, वो हम सेपरेटली शेयर प्रीमियम में क्रेडिट करेंगे। इसकी वर्किंग मैं यही करूंगा। 50,000 ऑर्डनरी शेयर्स इशू हो रहे हैं, पार वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज 1। तो ऑर्डनरी शेयर कैपिटल कितने से इंक्रीज होगा, तो वो होगा ऑब्वियसली 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 50,000। अब 50,000 शेयर्स इशू करके 80,000 का फाइनेंस आ रहा है। तो जिनको कंपनी ज़्यादा अच्छा आता है, जिनकी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस है, तो वो ऑलरेडी समझ गए होंगे कि 30,000 का प्रीमियम है। और वरना आप लोग इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि देखिए 80,000 को अगर आप 50,000 से डिवाइड करें, तो आपको इशू वैल्यू पर शेयर पता चल जाएगी कि एक शेयर कितने का इशू हुआ है। तो एक शेयर इशू हुआ है 1.6 पर शेयर का, और एक शेयर की पार वैल्यू 1 है। इट मीन्स तो 50,000 शेयर्स है, 1.6 इशू वैल्यू है, पार वैल्यू $1 है, इट मीन 0.6 का प्रीमियम पर शेयर है। तो अगर आप 50,000 को 0.6 से कराएं, तो देखिएगा आपका 30,000 आंसर आ रहा है। तो अब जैसा आपको कंपनी आता है, जैसे आपकी प्रैक्टिस है, उसी तरफ अकॉर्डिंगली इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ऑलमोस्ट सारी फिगर्स हैं, तो अब हमने वर्किंग्स इंपॉर्टेंट सारी कर ली हैं। अब ऐसा क्वेश्चन करते हुए पेशेंस रिक्वायर्ड है, और A2 के क्वेश्चन में यूजुअली पेशेंस रिक्वायर्ड होती है कि पहले क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन जो गिवन है उसको अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद कुछ वर्किंग्स करनी है, फिर जो रिक्वायरमेंट है मेन उसको फेयरली करना है। अगर आप डायरेक्टली रिक्वायरमेंट में कूदेंगे और जल्दबाजी में उसको करेंगे, तो 90% चांस है कि आप उसको गलत सॉल्व करेंगे। तो A2 में पेशेंस रिक्वायर्ड है, A2 में जल्दबाजी नहीं करनी है। अब लैंड एंड बिल्डिंग्स की कॉस्ट है 340,000, की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 118,000। तो क्लोजिंग इसका क्लोजिंग नेटवर्क वैल्यू जाएगी 222,000। आफ्टरवर्ड्स प्लांट एंड इक्विपमेंट है। प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट है 232,000 का, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 120,000। तो ये हमारा 112,000 हो गया।
और ये टोटल नेटबुक वैल्यूज हो गई 334,000 टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स की। अब अगर हम क्वेश्चन में देखें तो इन्वेस्टमेंट्स भी है, और अगर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखें तो इन्वेस्टमेंट मेथड्स कुछ चेंज नहीं हुआ इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स के। तो हमने ना कोई इन्वेस्टमेंट परचेज की, ना कोई इन्वेस्टमेंट सेल की, तो इन्वेस्टमेंट एज इट इज आ जाएगा। के बाद इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट में आएगा गुडविल। अब गुडविल की वैल्यू इसमें ईयर बिगनिंग की एसओएफपी में 80,000 है। और अगर आप लोग स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज देखें तो ड्यूरिंग देयर इम्पेयरमेंट ऑफ 20,000 हैज बीन चार्ज्ड ऑन गुडविल। तो इम्पेयरमेंट नॉन करंट एसेट्स की नेटबुक वैल्यू में से एडजस्ट होती है। तो 80 माइनस 20 दैट मेक 60,000। अब हम इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर लेंगे तो नॉन करंट एसेट्स का टोटल आ जाएगा 324 प्लस 55 प्लस 60, दैट मेक्स 449,000। अब हम करंट एसेट से डील करेंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने कैलकुलेट की थी। क्लोजिंग इन्वेंट्री 75,000 है। ट्रेड रिसीवेबल्स 96,000 है। और कोई करंट एसेट है नहीं, और जो कैश जो कैश का क्लोजिंग बैलेंस है वो नेगेटिव बैलेंस है, तो वो एस बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा करंट लाइबिलिटीज में। और ना कोई प्रीपेड एक्सपेंस है, ना कोई एक्रूड इनकम है इस क्वेश्चन में। तो 75 प्लस 96, 171,000। अब हमारे टोटल एसेट्स आ जाएंगे। तो 449 प्लस 171, दैट मेक 620,000। अब जो हमारा इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज का सेक्शन बनाएंगे उसका भी टोटल 620,000 ही आना चाहिए। तो वी विल स्टार्ट विद करंट लाइबिलिटीज। तो फर्स्टली ट्रेड पेबल्स है। ट्रेड पेबल्स का हमने कैलकुलेट किया था 54,000। इसके बाद है अदर पेबल्स, टैक्सेशन का एक्रूड है क्योंकि, तो दैट इज 15,000। और बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो वो हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फाइनल आंसर है उसको यूज कर सकते हैं अपने बेनिफिट में, 63,000। 54, 15, 63, 132,000।
नॉन करंट लाइबिलिटी है बिल्कुल, तो हम उसे भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेंगे। प्रॉपर लिखना है इसको, 5% डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स हमने कैलकुलेट किया तो 50,000 रह गया। अब जो लास्ट डील है वो इक्विटी का सेक्शन बचा है। ऑर्डनरी शेयर्स ऑफ $1 ईच। ऑर्डनरी शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है 100,000 एंड ड्यूरिंग द 50,000 से इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू न्यू इशू ऑफ शेयर्स, तो ये 150,000 हो जाएगा। इस बार शेयर प्रीमियम भी अराइज हुआ है। इसके लिए हमने वर्किंग की थी 30,000 है। प्रेफरेंस शेयर से नॉन रिडीमेबल है, ये बात मेंशन करनी है। अब नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का ये हमने वर्किंग से निकाला था 100,000 है। रिटेन अर्निंग जो कि हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया था इस क्वेश्चन में, वो ले लेंगे। $158,000। इक्विटी का हम टोटल निकाल देंगे, 150 प्लस 30 प्लस 100 प्लस 158, so that makes 438,000. Now the final requirement is जो कि हमारा टोटल एसेट्स के इक्वल आना चाहिए, 438 प्लस 50 प्लस 132, यस 620,000 बैलेंस हो रहा है। टोटल एसेट्स से देख भेज देते, 438 प्लस 50 प्लस 132 डेट विल बी इक्वल टू 620,000, मैच हो रहा है। तो थोड़ी सी मेरे लिए क्लैपिंग होनी चाहिए इस चीज़ पे कि मैंने इतने लेंदी क्वेश्चन में अपना फोकस लूज नहीं किया और एंड में बैलेंस भी करवाया स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को। अब इसमें जो लास्ट का पार्ट डी है ये आईएएस का है। तो ये जब मैं आईएएस के पास पेपर की वीडियोस बना आईएएस के पास पेपर्स की जब वीडियोस करूंगा तो उस पर कवर करूंगा मैं ये पार्ट डी। तो आई होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन अगर रिवर्स में आए तो उससे कैसे डील करना है। तो ये इससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है या ये इससे ईजी भी हो सकता है, तो वो आप लोग का नसीब है।